हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ जीएसटी की, यानी व्हाट इज़ जीएसटी। आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में जीएसटी होता क्या है। देखो, हम लोग अभी बुकिश बात पे नहीं जाते हैं ना, टॉपिक्स को हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हम जस्ट बात कर रहे हैं समझने की थोड़ा सा कि जीएसटी है क्या है। जैसा आप सबको पता है, थोड़ी सी आदत है मेरी पीछे से स्टार्ट करने की। उस दिन हमने क्या किया था, हमने बात की थी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, और मैंने बोला था कि जो पहले थे इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे लगते थे, बट अब सिर्फ दो चीज़ रह गई है। एक बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड दूसरा जीएसटी। यानी जो पहले लगते थे आपके एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो आपका सेल्स टैक्स था यानी जो इंटर स्टेट सेल करने पे लगता था, जो आपका वेट था यानी इंट्रा स्टेट सेल करने पे लगता था, वो सब अब नहीं लगते। उनकी जगह पे बच गए थे सिर्फ क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी। एक चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब भी कोई टॉपिक करते हो तो थोड़ा सा उसके बारे में खुद से भी कुछ सोचने की ट्राई किया करो। आप में से किसी के माइंड में एक क्वेश्चन या तो आया नहीं, या आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि जब सारे के सारे टैक्स जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं हुआ। और वो भी मैंने कस्टम ड्यूटी के आगे भी एक वर्ड अटैच कर दिया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी में डिफरेंस क्या था, किसी के भी माइंड में ये बात नहीं आई। जीएसटी ही डिस्कस करेंगे हम आज, बट एक बार थोड़ा सा इस बारे में आप सोचो, अदरवाइज़ मैं आज के लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्यों कस्टम ड्यूटी रह गई और बेसिक कस्टम ड्यूटी में और जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी था उसमें डिफरेंस क्या था। अभी हम अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो किस पे लगाया जाता है, गुड्स पे भी लगाया जाता है और सर्विसेज पे भी। देखो, जो हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम था, यानी जो हमारा पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, वहाँ पर गुड्स अलग थे और सर्विस अलग थी। सर्विस टैक्स भी था यहाँ पर। हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होती थी तो जब वो फैक्ट्री से निकलती थी उस टाइम हम मैन्युफैक्चरर से लेते थे क्या, एक्साइज ड्यूटी। और जब वो गुड्स बिकती थी तो हम लेते थे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स या तो वेट। देखो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि एक क्या होता है, विद इन दिस स्टेट जब सप्लाई सेल्स होती है तब लिया जाता है, और दूसरा क्या होता है, जब डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व होती हैं तब लिया जाता है। तो हम क्या लेते थे उन गुड्स को बेचते हुए, ये अगर हमारी सर्विस सप्लाई हो रही होती थी तो वहाँ पर हम लेते थे सर्विस टैक्स। लेकिन जब हम बात करेंगे जीएसटी की तो वहाँ पर गुड्स और सर्विस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही आप ट्रीट करोगे गुड्स को और ऐसे ही आपकी ट्रीट होंगी सर्विसेज। यानी हम जो ये लगाएंगे जीएसटी, वो लगाएंगे सप्लाई के ऊपर, कि अगर कोई भी चीज़ सप्लाई हो रही है तो उसके ऊपर हमारा लगेगा जीएसटी। सप्लाई क्या होती है, देखो, अगर नॉर्मल बात करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर मैं मेरे पास है वो आपको दे देती हूँ तो क्या वो सप्लाई हो जाएगी। देखो, मान लो क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, अगर मान लो आप अपनी नोटबुक मुझे दे रहे हो या आपने अपनी बुक अपनी किसी फ्रेंड को दी, तो क्या वो सप्लाई हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं था। तो अगर आप क्या कर रहे हो, उसी बुक को दे रहे हो, कैसे, पैसे में दे रहे हो। मान लो आपने अपनी बुक क्या कर दी, अपने फ्रेंड को सेल कर दी, तो क्या वो सप्लाई हो गई? सोचो एक सेकंड के लिए। देखो, वो भी सप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक तो सप्लाई के लिए हैंड्स चेंज होने चाहिए, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कोई ना कोई कंसीडरेशन होना चाहिए। अब जब अपने अपने फ्रेंड को सेल की तो ये दोनों थे, बट एक तीसरी चीज़ नहीं थी, वो क्या,
कि बिजनेस पर्पस होना चाहिए, यानी अगर आप कोई चीज़ काम बिजनेस के पर्पस से कर रहे हो वहाँ पर कंसीडरेशन भी इन्वॉल्व है और आपकी जो चीज़ है वो हैंड्स एक्सचेंज भी कर रहे हैं, यानी एक के पास से दूसरे के पास जा रही है। तो अगर इनमें तीनों काम हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, आप अपना जो है सेल कर रहे हो, कोई भी चीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है। तो जो जीएसटी है वो सप्लाई के ऊपर लगता है। और जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी की तो वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज में कभी भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों की दोनों क्या मानी जाती है, एक मानी जाती है। तो यहाँ से हमें जीएसटी के बारे में एक बात पता चली, क्या कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा हमें क्या पता चला इस टैक्स के बारे में, ये रिप्लेस कर देता है या कह सकते हो सब्स्टिट्यूट कर देता है ऑलमोस्ट सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, यानी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स आपके लगाए जाते थे जीएसटी के आने से पहले उन सबको इसने रिप्लेस कर दिया। थर्ड, वन नेशन वन टैक्स। अब इस चीज़ को समझते हैं ये क्या है। चलो एक काम करते हैं, इस बात को दूसरी बात के साथ अटैच कर लेते हैं फिर समझते हैं। आपने कभी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स पढ़ा है, सुना है? देखो इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। वैसे हम इन सारी बातों को बाद में दोबारा जब हम पूरा जीएसटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एक एक बात को डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी एक बार आपको जीएसटी थोड़ा सा समझना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको, चीज़ों को इंटरलिंक कर सको। दोनों बातों को हम एक साथ समझते हैं। पहले हम बात करते हैं बिफोर जीएसटी और साथ में फिर हम बात करेंगे आफ्टर जीएसटी। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जीएसटी के आने से कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया, यानी टैक्स ऑन टैक्स रिमूव हो गया। देखो मान लो आपने की कोई भी चीज़ कितने रुपए की थी, आपकी 1000 रुपीज़ की थी। ठीक है, उसका जो प्राइस था वो 1000 रुपीज़ था। मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपीज़ में उसे बनाया, या मैन्युफैक्चरर क्या सोच रहा है, 1000 रुपीज़ में उसे क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने उसका प्राइस फिक्स किया है 1000 रुपीज़। अब मैन्युफैक्चरिंग पे हमने बात की थी कि जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है वो लगाई जाती है जब जो मैन्युफैक्चर के ऊपर लगाई जाती है जब उसके गुड्स फैक्ट्री से निकलते हैं। तो अब अगर हम इनडायरेक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी उस टाइम एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो अब क्या करने पड़ेगा, जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसे देनी पड़ेगी एक्साइज ड्यूटी। अब वो एक्साइज ड्यूटी देगा, एक्साइज ड्यूटी की रेट थी 12.5% उस टाइम। तो अगर उसको देना पड़ेगा 12.5% इसके ऊपर 1000 रुपीज़ के ऊपर, यानी 125 रुपये उसे देने पड़ेंगे एज एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि अब जो मैन्युफैक्चरर है उसने सारा सामान अपने लिए तो बनाया नहीं होगा, यानी अगर वो जितने यूनिट्स बनाता है सिर्फ अपने खाने के लिए तो नहीं बनाया, उसने मैन्युफैक्चर किया है बेचने के लिए किया होगा। और जब वो सामान को बेचेगा तो या तो वो क्या करेगा, सेम स्टेट में बेचेगा या तो किसी डिफरेंट स्टेट में बेचेगा। बट चाहे वो सेम स्टेट में बेचे चाहे वो डिफरेंट में दे बेचे, उसे सेल्स के ऊपर टैक्स तो देना पड़ेगा। सेम में बेचेगा तो एज अ वैट देगा, अगर डिफरेंट में बेचेगा एज सीएसटी देगा, पर देना तो पड़ेगा। तो अब वो क्या जोड़ेगा इसमें, मान लो वो डिफरेंट स्टेट में बेच रहा है तो वो क्या करेगा, सीएसटी देगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स देगा 2% मान लो। ठीक है, देखो उसको मिलेगा 1000 ही एज अ, क्योंकि बेचने बाकी जो ये टैक्स वो ले रहा है वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा अल्टीमेटली जो कस्टमर होगा उसके ऊपर तो ये भी ट्रांसफ़र होंगे। तो उसके लिए तो जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको कभी भी वो ये नहीं बताता शॉपकीपर कि 11,000 मैं लूँगा, 2,000 रुपये मेरे को गवर्नमेंट को देने हैं तो 13,000 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। वो सीधा फाइनल प्राइस बोलता है कि आपको कितने में पड़ेगा, आपको 13,000 में पड़ेगा, वो डायरेक्ट ये बोलता है। तो अभी
₹1000 फिक्स कर लिया मैन्युफैक्चरर ने अपना प्राइस, उसके बाद उसने एज अ मैन्युफैक्चरर उसको एक्साइज ड्यूटी देनी है जो कि वो आपके ऊपर ही पास आउट करने वाला है, तो ₹125 वो आपसे एक्साइज ड्यूटी के ले रहा है। अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो सेल कर रहा है तो उसे सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। वो सेल्स टैक्स है 2%। तो अब ये सोचो कि ये 2% मैं 1000 के ऊपर लगाऊं या फिर इसके ऊपर लगाऊं 1125 के ऊपर। देखो जो हमारा पुराना सिस्टम था, कास्केडिंग इफेक्ट यही है कि हम टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है। वहाँ पर ये क्या है, क्योंकि जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है ना, वो आपने जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर किया होगा, यानी मान लो आप हरियाणा में हो तो आपने हरियाणा में सामान बनाया है, तो आप हरियाणा की गवर्नमेंट को दोगे क्या, आपकी एक्साइज ड्यूटी। क्या सही बोला मैंने? नहीं बोला। एक्साइज ड्यूटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बट उसकी इनकम कौन शेयर करते हैं? सेंट्रल और स्टेट दोनों करते हैं। थोड़ा सा कभी कभी गलत भी बोलना चाहिए ताकि आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक करे कि मैम गलत बोल रहे हैं। देखो अब क्या हुआ, हम क्या बात कर रहे थे कि ₹1000 प्राइस रखा और एक्साइज ड्यूटी हमारी ले ली। अब जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर भी टैक्स लगाना सही है? यानी आप क्या कर रहे हो, पहले आपने 1000 के ऊपर 12.5% दिया और अब आप 2% जो दोगे वो उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी दोगे। यानी 1125 पे लगाने का मतलब हुआ कि आपने 1000 के ऊपर भी 2% लगाया और 125 के ऊपर भी लगाया। यानी आपने गवर्नमेंट को पहले ₹125 टैक्स दे दिया और अब आप उस टैक्स के ऊपर भी दोबारा टैक्स देने जा रहे हो। तो ये था कास्केडिंग इफेक्ट। यानी जो हमारा पुराना सिस्टम था वहाँ पर हम जो 2% देंगे वो हम किसके ऊपर देंगे? 1125 पे देंगे। 1125 पे 2% देने का मतलब है आपकी जो अमाउंट हो गई ₹22.50। यानी जो फाइनल प्राइस कस्टमर को पड़ेगा आपके प्रोडक्ट का वो हो जाएगा 135। यानी अगर हम टैक्स की बात करें, चलो फाइनल प्राइस में को छोड़ो, यानी ₹125 आपने एक्साइज ड्यूटी दी और सेंट्रल सेल्स टैक्स आपके ऊपर ₹22.5 जाएगा, यानी टोटल ₹147.50 आपको देने पड़ गए एज अ टैक्स। ठीक है। अब अगर ये डबल सिस्टम ना होता, हमें टैक्स के ऊपर टैक्स ना देना पड़ता, हमारा प्राइस तो क्या है 1000 था मैन्युफैक्चर, चाहे हम रेट को, चलो जीएसटी की रेट को भी हम इग्नोर करते हैं, हम मान लो हम रेट यही लगा देते हैं, 12.5% एक्साइज ड्यूटी थी, 2% सेंट्रल सेल्स टैक्स था, मैं टोटल 14.5% कस्टमर से ले लेती। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट 14.5% लगाती तो मेरा टैक्स कितना बनता? ₹145 बनता, यानी टोटल प्राइस 1145। इसका टोटल 1147.5 था। यानी आपको टोटल टैक्स देना पड़ रहा था इस सिस्टम में ₹145। 145 और यहाँ पर आपने दिया है 147। यहाँ पर कस्टमर को टोटल प्राइस देना पड़ रहा है 1145 का और यहाँ पर 1147.5 का, यानी ₹2.5 कस्टमर को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने इस ₹125 के टैक्स पे भी उससे टैक्स ले लिया, जो कि बहुत गलत सिस्टम था। ये क्या करते थे, मान लो कोई टैक्स, मान लो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स आपका मान लो आपकी ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, वो ले रही है तो दूसरे टैक्स को वो क्या कह देती थी कि, और सेम कोई टैक्स आप दे रहे हो स्टेट को, तो स्टेट क्या देती थी, वो तो आपने सेंट्रल को दिया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, चाहे इनकम बाद में आपकी स्टेट के साथ बटेगी, बट वो कहते कि एक्साइज ड्यूटी तो आपने किसको दी है, आपने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। और जो आप सेल्स टैक्स की बात कर रहे हो, मान लो सेंट्रल सेल्स टैक्स की जगह मैं यहाँ पर वैट की बात कर लेती, वो किसको जाएगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेने वाली है, तो इससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं है। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी चाहे लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट कलेक्ट कौन करता है, हमारा
सेल्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो करती है। तो वो क्या कहेगी स्टेट गवर्नमेंट कि जो आपने एक्साइज ड्यूटी दी है वो तो आपने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, यानी मान लो एट प्रेजेंट क्या दी, नरेंद्र मोदी जी को दी है। तो खट्टर जी कहेंगे आपने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया है, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो अपना टैक्स लगाऊंगा। तो पुराने सिस्टम में क्या था, एक ही चीज़ के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जाते थे, जिससे कस्टमर के ऊपर जो बर्डन था वो एक्स्ट्रा पड़ता था। बट जीएसटी के आने से वो कास्केडिंग इफेक्ट यानी जो टैक्स ऑन टैक्स था वो रिमूव हो गया। क्योंकि अब क्या होता है, टैक्स कैसे लगता है, वो टैक्स मान लो सिंगल टैक्स सिस्टम है। अगर हम बात करें स्टेट में सेल होने की, हमने उस दिन बात की थी, अगर सेम स्टेट में सेल होता है तो भी क्या लगता है, जो हमारा लगता है वो लगता है CGST प्लस SGST, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी हमसे टैक्स तो और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी। बट वो ऐसे अलग अलग नहीं लेगी, वो हमसे क्यूमुलेटिव मांगेगी कि यानी 9% अगर सेंट्रल का है 9 स्टेट का है तो वो डायरेक्ट हमसे 18% मांगेगी। ऐसे नहीं करेगी कि पहले 9% लगा दो और फिर 9% लगने के बाद जो वैल्यू आई है उस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से मांगेगी, बल्कि वो डायरेक्ट हमसे 18% लेगी, जिसमें वो क्या करेगी 50% की शेयरिंग करेगी। 9 सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी आपका और 9 आपकी स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी। इसीलिए जो हमारा जीएसटी का सिस्टम है वो क्या है, रिमूव करता है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को, और वो क्या करता है पूरे नेशन में सिर्फ एक ही टैक्स लगाता है, वन नेशन वन टैक्स। इसी वजह से क्योंकि ये जो सिस्टम था, इस टाइप के सिस्टम को आपका जो ये जीएसटी है वो रिमूव कर रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब टैक्स जीएसटी आया था, इसको जो जीएसटी है उन्होंने इस जीएसटी की एक और फुल फॉर्म दी थी, उन्होंने बोला था जीएसटी इज़ अ गुड एंड सिंपल टैक्स। यानी जो डिफरेंट टैक्स मल्टीपल टैक्स लगते थे जो कस्टमर को समझ भी नहीं आते थे कि ये किस हिसाब से लगा रहे हैं, कि इस टैक्स लग गया, फिर इस टैक्स के ऊपर वो टैक्स लग गया, फिर हम इसके ऊपर ये टैक्स ले रहे हैं, उस चीज़ को रिमूव करके एक सिंगल टैक्स गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना, वन नेशन वन टैक्स, जो कि अच्छा भी है क्योंकि कस्टमर के लिए बेनिफिशियल भी है। स्टार्टिंग में हमने इसके बहुत नुकसान सुने हैं क्योंकि वो लोगों के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट कुछ चीज़ों के प्राइस बड़े भी हैं, शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर पहले टैक्स नहीं था, अब जीएसटी के आने के बाद लग गया है। बट स्टिल जो ये आपका जीएसटी है अगर समझने जाए तो कस्टमर के लिए एक सिंपल टैक्स है जिसे वो समझ सकता है। जो ये हमारा जीएसटी है इसको लाने की बात 2000 से चल रही थी। जो हमारी फ्रांस है वहाँ पर 1954 फर्स्ट कंट्री थी फ्रांस जहाँ पर जीएसटी लागू हुआ था, वहाँ पर 1954 से जीएसटी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जीएसटी एक बहुत ही सिंपल और अच्छा टैक्स है एज देखने जाएं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे इंडिया में भी बात 2000 से चलनी स्टार्ट हुई थी, डिफरेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्टिंग में दिया था, इसके ऊपर डिफरेंट लोगों के व्यू थे। बट क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसको लाते लाते जुलाई 2017 आ गई। ठीक है, इसकी हिस्ट्री को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि जीएसटी है क्या। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगाया जाता है। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी पहले लगते थे उनको रिमूव करता है और क्या करता है, एक ही टैक्स लगाता है, वन नेशन वन टैक्स पे बेस है। और क्या करता है, जो भी हमारा कास्केडिंग इफेक्ट था टैक्स का, यानी हम टैक्स पे टैक्स लगाते थे, उसको भी रिमूव करता है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो हमारा जीएसटी है वो लगता है ऑन वैल्यू एडिशन। देखो जो हमारा वेट था वो भी वैल्यू एडिड टैक्स था और जो हमारा जीएसटी है वो भी वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। उस अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम बात करें इस टाइप लॉ की कि वेट और जो हमारा जीएसटी है वो दोनों एक ही तरीके से अप्लाई होते हैं। वैल्यू एडिशन पे समझो कैसे लगता है। मान लो ए है आपका कोई मैन्युफैक्चरर, उसने कोई सामान बनाया 1000 रुपये का और जीएसटी मान लो 10%। वैसे जीएसटी की रेट 10% होती नहीं है सिंप्लिसिटी के पर्पज़ से, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि वैल्यू एडिशन पे कैसे लगता है। एक बार के लिए मैंने एज्यूम कर लिया जीएसटी आपका 10%। जीएसटी 10% है, ठीक है। 1000 रुपये का उसका सामान बना था, यानी उसकी कॉस्ट थी 200 रुपये। मान लो उसने अपना प्रॉफिट इंक्लूड किया और अब उसका सामान हो गया बिकने के लिए तैयार, कितने में, 1200 में। अब 1200 रुपये
का सामान है तो उस पर जीएसटी लगेगा 10%, यानी जीएसटी हो गया 120 रुपये। ठीक है, अब इसके लिए सामान 1000 रुपये का था, लेकिन कस्टमर को जो अब सामान मिल रहा है, जिसको ये बेच रहा है, मान लो इसने अपना सामान बेचा बी होलसेलर को, बी हमारा होलसेलर है, उसको इसने सामान होलसेलर उसको इसने सामान बेच दिया। अब उसको तो कितने में पड़ा होगा, वैसे तो उसे पड़ा होगा 1320 में, बट जीएसटी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। जीएसटी तो चलो मान लिया उसने, हमें क्योंकि समझना ही ये है कि जीएसटी पे कैसे उसकी जो बिल होगा उसमें लिखा होगा 1200 रुपये उसका प्राइस है, टोटल 1000 रुपये उसकी कॉस्ट थी, ये नहीं लिखा होगा, प्लस वैल्यू एडिशन 200 का, यानी टोटल उसकी जो बिल पे प्राइस होगा वो ये होगा कि 1200 रुपये प्राइस है, 120 रुपये जीएसटी लगा है और टोटल 1320 है। अब जो बी को सामान मिला उसमें जो सामान की वैल्यू थी वो 1200 थी। देखो प्राइस उसने 1320 की पे किया है तो उसे पड़ा तो 1320 में ही है, बट जब वो सामान बेचेगा तो वो ये देखेगा ना कि कितने का सामान उसके पास है। तो अभी 1 मिनट टैक्स को इग्नोर करो, हमारे उसके पास जो वैल्यू ऑफ इनपुट है, यानी कितने रुपए का सामान एक्चुअल में उसके पास आया है, वो 1200 रुपये का आया है। मान लो इस 1200 में उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट भी कुछ ऐड करके बेचेगा, 300 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। तो अब उसको कितने रुपए में सामान बेचना है, 1500 में। 1500 के ऊपर अब वो भी कस्टमर से जीएसटी लेगा, जैसे होलसेलर के लिए, जैसे आपके मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर उसका कस्टमर था, वैसे ही होलसेलर के लिए उसका रिटेलर कस्टमर होगा। अब वो रिटेलर से जो लेगा वो क्या करेगा, जीएसटी भी लेगा, यानी 150 रुपये उसका हो गया जीएसटी। ठीक है, 1650 हो गया। अब रिटेलर के पास हम गए, रिटेलर के पास जो सामान पहुंचा है वो 1500 रुपये का पहुंचा है। ठीक है, यानी इनपुट की वैल्यू एग्जिस्टिंग में 1500 है, जो उसने टैक्स पे किया है उसको अभी छोड़ दो। मैं इस टैक्स को छोड़ क्यों रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि हमने उसको छोड़ दिया। अब 1500 रुपये का सामान उसके पास आया है, अब वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। मान लो उसने अपना उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया 200 का, यानी अब उसके पास जो सामान वो बेचेगा वो कितने में बेचेगा, 1700 में। अब इसके ऊपर वो क्या करेगा, 10% जीएसटी लेगा। किससे लेगा, अल्टीमेट कस्टमर से। अब उसके लिए कस्टमर कौन है, जिसको वो सामान बेचने जा रहा है, 170 रुपये वो लेगा उससे एज अ जीएसटी, यानी टोटल वो उससे कितने रुपए लेगा, 1870 रुपये। और अल्टीमेट कस्टमर को सामान कितने में मिल गया, कितने रुपए का सामान मिला, सामान मिला उसे 1700 का। चलो अल्टीमेट कस्टमर का ये जाने दो, अल्टीमेट कस्टमर को तो 1870 में ही पड़ा है, क्योंकि उसे आगे किसी को बेचना नहीं है, तो उसे ना कोई इनपुट का क्रेडिट मिलने वाला है, ना ही उसके लिए कोई टैक्स जो उसने है, उसने जो टैक्स फाइनली उसने 170 रुपये का टैक्स दे दिया है। अब देखो फाइनली आपका जो अल्टीमेट कस्टमर है उसने टैक्स कितना दिया, 170 रुपये। होलसेलर को रिटेलर ने कितना दिया, 150 रुपये। और मैन्युफैक्चरर को टैक्स जो मिला वो मिला 120 रुपये, यानी 120 रुपये मिल गया मैन्युफैक्चरर ए को, होलसेलर को टैक्स मिल गया 150 रुपये, और जो आपका रिटेलर था उसे टैक्स मिल गया 170। तो अब ये सोचो कि गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया, क्या इन सबको मैं ऐड कर दूँ, इतना टैक्स लेगी। अगर इतना टैक्स गवर्नमेंट को हमने दे दिया, चलो मान लिया, तो इसका मतलब 120 रुपये होलसेलर के पास से गए, 150 रुपये रिटेलर ने दिए। देखो ये 120 रुपये किसने दिए थे, बी ने दिए थे, ये 150 रुपये रिटेलर ने दिए थे, और ये 170 रुपये किसने दिए थे, कस्टमर ने दिए थे। इसका मतलब टैक्स का बर्डन किसके पास, किसके पास गया, सबके पास गया। 150 रुपये रिटेलर की जेब से भी गए हैं, 170 कस्टमर की जेब से भी गए हैं, 120 होलसेलर की जेब से भी गए हैं। बट हमने तो मीनिंग में ही बात की थी कि जो टैक्स होगा उसका बर्डन सिर्फ हमारे अल्टीमेट कस्टमर के ऊपर जाएगा, सिर्फ वो मरेगा, उसके ऊपर ही प्रेशर है, बाकी किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता, बाकी सारे सिर्फ कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि आपके जो
मैन्युफैक्चरर है उसने पहले किसी को टैक्स नहीं दिया, तो इसका मतलब उसे के पास पहले से इनपुट टैक्स यानी जो उसने खरीदा था, देखो जो आपके होलसेलर के पास सामान आया मैन्युफैक्चरर से वो उसके लिए इनपुट था, और जो उसने रिटेलर को बेचा वो उसके लिए आउटपुट था। जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसके लिए इनपुट कुछ भी नहीं है, उसके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसने पहले कोई भी टैक्स नहीं दिया हुआ। तो वो क्या करेगा, 120 जमा करवाएगा किसको, गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट को जो टैक्स आपका ए पे करेगा वो 120 करेगा, जो कि वो किससे ले चुका है, होलसेलर से ले चुका है प्राइस में ऐड करके। फिर जो आपका बी है वो क्या करेगा, उसने 150 रुपये रिटेलर से लिया है, बट उसने क्या किया है, 120 ए को दिया भी है, उसने 150 लिया है और 120 दिया है, तो उसके पास 120 रुपये का क्रेडिट है। यानी 150 रुपये जो उसने रिटेलर से लिए हैं इसमें से 120 रुपये वो पहले भर चुका है मैन्युफैक्चर को। यानी इसका मतलब वो जो गवर्नमेंट को टैक्स देगा वो 30 रुपये देगा। ऐसे ही रिटेलर 150 रुपये पहले पे कर चुका है, यानी अब वो जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा वो 20 रुपये करेगा। और जो ये टोटल 170 है ये किससे ले लिया गया है, कस्टमर से ले लिया गया है। इसीलिए जब वो अपनी वैल्यू ऑफ इनपुट ले रहे थे वो टैक्स को ऐड नहीं कर रहे थे, क्योंकि टैक्स वो क्या करेंगे, जो सामने से टैक्स लेंगे उसमें से पुराना टैक्स को काट लेंगे और जो बचेगा एक्स्ट्रा सिर्फ वही गवर्नमेंट को देंगे, तो उसको एज अ प्राइस उन्हें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं कि 1200 रुपये का सामान था, 300 रुपये हमने अपना प्रॉफिट लिया, तो कस्टमर से 1500 रुपये ले लो, टैक्स तो वो अलग से देगा, और जो वो टैक्स देगा और जो पिछला टैक्स हमने दिया है उसको काट के जो बचेगा वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे। यानी जो आपका कस्टमर है उससे जो आपने 170 रुपये लिए थे वो 120 रुपये आपके अब मैन्युफैक्चरर के पास हैं, 30 रुपये आपके होलसेलर के पास हैं और 20 रुपये उसमें से रिटेलर के पास हैं। कस्टमर को तो 170 रुपये कस्टमर दे चुका है, तो कस्टमर को तो 1870 रुपये देने हैं, जिसमें बाकियों का सबका प्रॉफिट मिला के 1500 रुपये का सामान है। 1500 को नहीं, 1700 का उसमें सामान था और 170 रुपये वो टैक्स दे के उसको तो 1870 भर दिए हैं, ना ही उसे कोई क्रेडिट मिलेगा, उसके ऊपर तो बर्डन आ गया, वो 170 रुपये उसकी पॉकेट से चले गए। तो जो जीएसटी है वो क्या है, आपका टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन है, हमेशा एडेड वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। और बाकी जितने भी बीच में इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टैक्स को पीछे से कवर कर लेते हैं। ठीक है। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि एक ही टैक्स था 10% का जो हर स्टेज के ऊपर लगाया गया, मैन्युफैक्चर पे भी लगा, होलसेलर पे भी लगा, रिटेलर पे भी लगा और अल्टीमेट कस्टमर पे भी लगा। बस वो क्या करते चले गए, एक दूसरे पर पास करते गए। इसका मतलब क्या है, जीएसटी एक सिंगल टैक्स भी है जो कि क्या लगता है, लगाया जाता है, डिवाइड किया जाता है ऑन ऑल स्टेजेस, सारी की सारी स्टेजेस के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। तो अब समरी में हम बात करें, जीएसटी क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, सिंगल टैक्स है, पूरे देश में लगाया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम को रिमूव करता है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे सबको रिमूव कर देता है, वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है और सारी की सारी स्टेजेस पर लगता है। ये जो सारा हमने आज डिस्कस किया सिर्फ ये जीएसटी का मीनिंग था कि हम बात कर रहे थे कि जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कैसे फ़ायदेमंद रहा है, क्यों लगाया जाता है। बाकी इसकी जो नीड्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, हम जब स्टडी करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होता चला जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई नो आप लोगों को एक बार लग के लगा होगा कि इतनी सारी बातें हो गई, मिक्सअप हो रही हैं, बट बहुत सिंपल है। धीरे धीरे जब आप करोगे सारा आप लोगों का क्लियर होता जाएगा। हम कल के लेक्चर में इसको थोड़ा सा और ढंग से बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमने बात की थी ना पहले कि एक्ट लगते हैं डिफरेंट, तो कौन सा एक्ट कब एप्लीकेबल होता है, कि हमने 4 एक्ट की बात कर ली थी, 3-4 एक्ट हैं हमारे, तो कौन से एक्ट को हम कब मानेंगे वो बात हम कल करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने ये कस्टम ड्यूटी वाली बात मैंने छोड़ी है, ये भी मैं आज आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। आप लोग एक बार इसको सर्च करके देखना आप लोगों को इसका आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। अदरवाइज़ कल हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा और जीएसटी के बारे में जानेंगे। जब आप ये सारा सब कुछ जान जाओगे ना, उसके बाद जब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी फीचर्स को करेंगे, इसकी नीड को करेंगे, तो आपको सारी बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने ये छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं इनके ऊपर आपके कंप्लीट चैप्टर्स हैं, और जब हम कंप्लीट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तब आप लोगों के डाउट्स भी साथ साथ क्लियर होते चलेंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि ये बहुत सारा मिक्सअप हो गया है। एक बार ट्राई करना समझने की
थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।